केसर की आंखों में जैसे ही सच्चाई की परछाई पड़ी, उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसे जैसे ही एहसास हुआ कि माफी मांगने वाला दावंश नहीं बल्कि विहान है, वह बिना एक पल गंवाए उसकी गर्दन पकड़ लेती है। उसकी आवाज में क्रोध की तीव्रता साफ झलकती है। तुम लोगों ने भी मुझे दावंश की तरह धोखा दिया है। तुम सब लोग झूठे हो। उसका गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। वह अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बस एक ही बात कहती है, मैं इसे तभी छोड़ूंगी जब मेरे सामने दावंश को लाओगे। गौरी उस पल हालात को संभालने के लिए आगे बढ़ती है और दृढ़ता से कहती है, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। इधर मोहना मिताली से बात करते हुए एक रहस्य पर से पर्दा उठाती है। वह कहती है, तुमसे विहान नहीं मारा गया, ये बात तो सच है, लेकिन अब जो कुछ सामने आ रहा है वह और भी खतरनाक है। मिताली थोड़े झिझक के साथ स्वीकारती है, मैंने किसी को अपना दिल दे दिया है। मोहना आंखों में रहस्य लिए कहती है, हमें खबर मिली है कि एक नई लड़की आई है, एक अग्नि डायन। उसे काबू करने के लिए हमें एक विशेष पक्षी की जरूरत है जो उस पर नियंत्रण रख सकता है। मिताली तुरंत जवाब देती है, मुझे पता है वह पक्षी कहाँ है। अब सबकी नजर उस पक्षी पर है जो डायन के रहस्यमय शक्ति को रोक सके। उधर गौरी दावंश के पास पहुंचती है। वह उसे समझाने की कोशिश करती है, चलो हमारे साथ चलो, लेकिन दावंश कुछ और सोच रहा होता है। वह कहता है, थोड़ी ही देर में मेरी सारी शक्ति लौट आएगी और मैं खुद केसर से लड़ लूंगा। लेकिन गौरी उसे चेतावनी देती है, या तो तुम मेरे साथ चलो या फिर मैं अभी के अभी केसर को बुला लूंगी और वह तुम्हें खत्म कर देगी। देखा जाएगा, मेरा तो जो बिगड़ेगा सो बिगड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हारा सब कुछ बिगाड़ दूंगी। इस बीच हर्ष और सिया उस रहस्यमय पक्षी को लेकर कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक उनकी गाड़ी के बोनट पर एक डायन आकर बैठ जाती है। उसकी आंखों में आग जैसी लालिमा और चेहरा भयावह। वह कहती है, कहाँ ले जा रहे हो इसे? यह मुझे चाहिए। हर्ष तुरंत सामने आ जाता है और डटकर कहता है, मैं तुम्हें यह पक्षी नहीं दूंगा। दोनों के बीच तनाव गहराता है। हवा में एक अनदेखी जंग शुरू हो जाती है। गौरी जब दावंश को लेकर लौट रही होती है तो उसके चेहरे पर भय साफ नजर आता है। अर्जुन उसे देख लेता है और चिंतित होकर पूछता है, भाभी क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हैं? गौरी भावुक हो जाती है और कहती है, मुझे डर लग रहा है कि अगर ये दोनों फिर एक हो गए तो हमारा विहान कहीं मुझसे छूट ना जाए, मुझसे दूर ना चला जाए। बस यही डर मुझे खा रहा है। तभी बड़ी जीजी उसे ढांढस बंधाती है, तू चिंता मत कर, भगवान पर भरोसा रख। अगर ये दोनों एक हो भी जाएंगे तब भी विहान तो हमारा ही रहेगा। चाहे दावंश उस पर कितना भी हावी हो जाए, वह हमें पहले जैसा ही प्यार करेगा। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सब लोग कुएं के पास इकट्ठा होते हैं। वहां केसर के सामने गौरी दावंश को लेकर आती है। दावंश जैसे ही विहान की ओर बढ़ता है, उसे अपने हाथ में वही पुराना धागा नजर आता है। केसर उस धागे को देखती है और उसकी आंखों में शक और गुस्सा एक साथ उभर आता है। वह सोचती है, ये फिर से एक होना चाहते हैं। गुस्से में आकर वह अपनी शक्ति से दावंश को जोर का धक्का देती है। दावंश सीधे कुएं में गिर जाता है। दावंश के कुएं में गिरते ही विहान के चेहरे पर एक नई दृढ़ता आती है। वह बोलता है, इस बार मैं खुद कुछ करके दिखाऊंगा, और वह भी बिना रुके कुएं में कूद जाता है। चारों ओर चीख पुकार मच जाती है। सबको लगता है कि अब दावंश और विहान दोनों ही खत्म हो चुके हैं। बड़ी जीजी गुस्से और दुख से कहती है, तूने ये क्या कर दिया? केसर टूटे हुए स्वर में कहती है, मैं मारना नहीं चाहती थी, पर ये मुझसे क्या हो गया? माफ कर दो मुझे। गौरी फूट फूट कर रोने लगती है और बाकी सभी लोग भी शोक में डूब जाते हैं। लेकिन तभी कुएं से हलचल होती है। सभी की आंखें उसी दिशा में टिक जाती हैं। कुछ ही पलों में नजर आता है कि कुएं से कोई बाहर निकल रहा है। सभी सांसें थाम लेते हैं और तब वे देखते हैं, कुएं से एक साथ दो आकृतियां बाहर आ रही हैं। ये और कोई नहीं बल्कि दावंश और विहान होते हैं। दोनों मिलकर अब पूरी शक्ति और एक्शन में बाहर निकलते हैं, मानो अब उनके बीच किसी भी तरह का भ्रम या फासला नहीं रहा हो। उनके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास है और यह देख सभी की आंखों में
आश्चर्य और उम्मीद की झलक लौट आती है। अब कहानी एक नए मुकाम की ओर बढ़ती है, जहां न केवल सच्चाई सामने आने वाली है, बल्कि शक्ति, प्रेम और बलिदान की असली परीक्षा भी। उस कुएं से जैसे ही वह बाहर आता है, उसका शरीर जगह से जख्मी और झुलसा हुआ होता है। उसके चेहरे पर खून बह रहा होता है और कपड़े जगह से फटे और जले हुए होते हैं। उसके हाथों पर जब उसकी नजर पड़ती है तो उसे वही धागा दिखाई देता है जो कभी उसे और दावंश को जोड़ता था। यह देखकर उसे एहसास हो जाता है कि अब वे दोनों एक हो चुके हैं, दोनों की शक्तियां अब एक साथ मिल चुकी हैं। धीरे धीरे वह लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है, उसकी सांसें तेज चल रही होती हैं, लेकिन आंखों में एक नई चमक और आत्मविश्वास होता है। उस पर जो आग की लपटें थी, वह अब धीरे धीरे बुझने लगती हैं, और फिर वह अपने ही शक्ति से अपने घाव भरने लगता है। जहां जहां चोटें थीं, वहां अब धीरे धीरे त्वचा ठीक होने लगती है। उसकी आंखों में दर्द तो होता है, पर अब वो किसी डर से नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत के संकेत से भरा होता है। बड़ी जीजी जब उसे ऐसे हालत में देखती हैं, तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं। वह भगवान का धन्यवाद करती हैं कि उनका विहान वापस लौट आया है। उन्हें लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन जैसे कोई चमत्कार हुआ हो, उनकी आशा फिर से जिंदा हो गई थी। विहान अपनी जली हुई पोशाक को देखते हुए धीरे धीरे अपने हाथ फैलाता है। अपनी शक्ति का उपयोग कर वह जली हुई ड्रेस को झाड़ता है, जैसे वह खुद को नई ऊर्जा से फिर से तैयार कर रहा हो। फिर वह अपनी टूटी हड्डियों को ठीक करता है, जैसे कुएं में गिरने से उसका शरीर पूरी तरह से क्षत-विक्षत हो गया हो, पर अब वो सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होता जा रहा है। इसी समय वहां केसर आती है और वह गौरी से कहती है कि मैं तुम्हारे पति को मारना नहीं चाहती थी, मैं सिर्फ दावंश को खत्म करना चाहती थी। लेकिन अब मैं संतुष्ट हूँ कि तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया है, चाहे मुझे मेरा प्यार मिले या ना मिले। यह कहते ही वह वहां से चुपचाप चली जाती है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति होती है, मानो उसने कोई बड़ा बलिदान दे दिया हो। उधर उसी समय एक और जगह पर बैठी एक औरत कहती है, मुझे यह पक्षी चाहिए, मुझे आदेश दिया गया है इसे ले जाने का। तभी अचानक पिंजरे में आग लग जाती है। वह पंछी जो अब तक एक छोटा सा दिख रहा था, आग के संपर्क में आकर जैसे जैसे झुलसता है, वैसे वैसे वह बड़ा और ताकतवर बनता जाता है। वह उड़कर सीधे जाकर एक गाड़ी के बोनट पर बैठ जाता है और वहां उसकी उपस्थिति इतनी भव्य लगती है कि सब लोग उसे देखकर दंग रह जाते हैं। हर्ष तुरंत कहता है, यह पक्षी हमें चाहिए ही चाहिए, इसका नियंत्रण हमारे पास होना बहुत जरूरी है। बैठी औरत, जो अब कुछ अधिक आत्मविश्वासी लग रही थी, कहती है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। फिर वे लोग जल्दी से एक गाड़ी खोजते हैं, लेकिन एक आदमी उन्हें अपनी गाड़ी देने से मना कर देता है। तब बैठी उस आदमी के सामने अपना असली रूप दिखा देती है, जिससे वह आदमी डर कर भाग जाता है और गाड़ी वहीं छोड़ देता है। बैठी कहती है, अब मैं गाड़ी चलाऊंगी, हर्ष तुम मेरे पास बैठो। यह बात सिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वह जलन से भर जाती है और कहती है, देखो अभी मजबूरी है, इसलिए इसके साथ जाना पड़ रहा है, लेकिन तुम कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे मुझे गलत लगे। जल्दी जाओ और उस पक्षी को पकड़ो, हमें देरी नहीं करनी चाहिए। उधर घर में धीरे धीरे विहान सभी के सामने आता है। वह कुछ अजीब सा शांत होता है, उसकी आंखों में गहराई होती है, जैसे कोई पुराना दर्द अब भी उसके भीतर जीवित है। वह घरवालों की ओर देखता है, खासकर गौरी की तरफ, जो उसे देखकर बेहद भावुक हो जाती है। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। वह दौड़कर उसके पास जाना चाहती है, लेकिन डरती है कि कहीं फिर से कोई अनहोनी ना हो जाए। फिर अचानक चारों ओर बिजली की कड़क सुनाई देती है। सबका ध्यान उस ओर जाता है और देखते हैं कि दूर से बहुत सी डायनें धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही हैं। वह नजारा देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डर और आशंका का माहौल छा जाता है। उन डायनों के बीच मोहना की भी एंट्री होती है। उसकी चाल, उसकी आंखें और उसकी मुस्कान किसी भी सामान्य इंसान को डराने के लिए काफी थी। उसे देखकर गौरी कांप उठती है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वह सोचती है, यह फिर से क्यों आ गई।
क्या अब फिर से मेरे विहान पर कोई खतरा मंडराने वाला है? घर के हर सदस्य के दिल में एक अनजानी घबराहट घर कर जाती है। मोहना की उपस्थिति जैसे सभी की उम्मीदों पर एक काले बादल की तरह मंडरा रही होती है। सभी की नजरें अब विहान पर हैं, जो पहले से अधिक शक्तिशाली और आत्मविश्वासी लग रहा है। अब उसकी अग्नि और छाया दोनों मिल चुके हैं और उसकी शक्ति अब पहले से कहीं अधिक है। पर क्या वह इस बार मोहना और बाकी डायनों से लड़ पाएगा? क्या उसका और गौरी का रिश्ता इन अंधेरों से बच पाएगा? ये सब सवाल उन सबके मन में गूंजते रहते हैं। कहानी अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है, जहां प्रेम, बलिदान और अंधकार के बीच एक भयंकर संघर्ष तय है।